अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट्स चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट न्यूमेरिकल, विच स्टेट्स दैट अ मैन pushes a lawn mower with a 40 Newton force directed at an angle of 20 degree downward from the horizontal. Find the work done by the man as he cuts a strip of grass 20 meter long. Dear students, this is a very simple numerical जिसमें हम वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज इक्वल टू 40 न्यूटन एंड स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ एंगल इज आल्सो गिवन which is denoted by theta and it is equal to 20 degree. Now students, the value of distance or displacement is also given, जिसे हम d से रिप्रेजेंट करेंगे and it is equal to 20 meters. Now students, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड की। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमने वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे जिसकी मदद से हम वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूला की। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, वर्क इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट D। जब हम डॉट को रिमूव करेंगे तो हम लिखेंगे FD cos थीटा। और स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सॉल्यूशन की। फॉर सॉल्यूशन हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट दैट फोर्स की वैल्यू आएगी 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी 20 मीटर्स, कोज एज इट इज रहेगा और थीटा की वैल्यू आएगी 20 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, 40 मल्टीप्लाई बाय 20 हम लिखेंगे 800, यूनिट आएगा न्यूटन मीटर। और स्टूडेंट्स, जब हम cos 20 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे वो किसके इक्वल आएगी? 0.94 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम 800 को 0.94 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वर्क डन का फाइनल आंसर आएगा 751.7 और यूनिट आएगा स्टूडेंट्स न्यूटन मीटर। और जैसा कि आपको मालूम है, न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है? जूल के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, वर्क डन का फाइनल आंसर आएगा 751.7 जूल। स्टूडेंट्स, अगर हम अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो स्टूडेंट्स, अगर हम डेसिमल को 7 और 5 के दरमियान में शिफ्ट करें तो हमारा वर्क डन का आंसर आएगा 7.5 इंटू 10⁻² जूल। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द वर्क डन बाय द मैन। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से हमने वर्क डन के फॉर्मूला को यूज करते हुए वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.2 विच स्टेट्स दैट
a raindrop whose mass is equal to 3.35 into 10 raised to power minus 5 kilogram falls vertically at a constant speed under the influence of the forces of gravity and motion. In falling through 100 meter, how much work is done by gravity and friction? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, इस न्यूमेरिकल के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम वर्क डन बाय द ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे और सेकंड पार्ट में हम फ्रिक्शन की वजह से होने वाले वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो जैसा कि आपने स्टेटमेंट को रीड किया, mass of the droplet is given, which is equal to 3.35 into 10 raised to power minus 5 kilogram. And students, rain droplet कितनी हाइट से गिर रहा है? The value of height is also given, which is equal to 100 meters. Now students, डाटा को लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड की what is required in this numerical. In the first part, we will find the value of work done by gravity, जिसे स्टूडेंट्स हम WG से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, and it is unknown. Now students, in part B में हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑल्सो मिसिंग, जिसे हम WF से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूला की। इन दोनों वर्क डन की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, वर्क डन किसके इक्वल होता है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम डॉट को रिमूव करेंगे तो हम लिखेंगे FD cos थीटा। स्टूडेंट्स, हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली मूव करवाएं तो उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल होती है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ही हम उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। और स्टूडेंट्स, वेट किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल। और स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करवाते हैं अलोंग y एक्सिस, तो स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कवर होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइट। तो स्टूडेंट्स, इट मींस दैट हम f की जगह mg पुट करेंगे और d की जगह h पुट करेंगे और cos थीटा एज इट इज आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट भी ये बात याद रख सकते हैं कि जब भी हम वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क डन करेंगे तो वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? mgh, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। नाउ स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब हम इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फॉर पार्ट ए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दैट work done by the gravity is equal to mg h cos theta. Now students, for example, this is the rain droplet जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस रेन ड्रॉपलेट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और
फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल के केस में स्टूडेंट्स हम थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। द मास ऑफ द ड्रॉपलेट इज इक्वल टू 3.35 इंटू 10 रेज टू पावर -5 किलोग्राम। जी की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है, इट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम जी की वैल्यू पुट करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे स्पेस की कमी की वजह से हम नीचे लिख सकते हैं वैल्यूज को। हाइट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 100 मीटर। और स्टूडेंट्स कोज एज इट इज आएगा, थीटा की जगह हम 0 डिग्री पुट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम 3.35 इंटू 10 रेस्ट पर -5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो स्टूडेंट्स वर्क डन बाय ग्रेविटी का फाइनल आंसर किसके इक्वल आएगा, 0.0328 के इक्वल। और स्टूडेंट्स कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कोस 0 डिग्री इक्वल होता है 1 के। और स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स 0.0328 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारा फाइनल आंसर भी क्या आएगा, 0.0328। और जैसा कि आपको मालूम है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये है वर्क डन बाय द ग्रेविटी का फाइनल आंसर विच इज इक्वल टू 0.0328 जूल। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसी न्यूमेरिकल का पार्ट बी सॉल्व करेंगे जिसमें हमने वर्क डन बाय द फ्रिक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट बी। अगेन स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दैट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज आल्सो इक्वल टू mgh cos थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम अगेन डायग्राम बनाएं तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगेन लेट कंसीडर दिस इज द रेन ड्रॉपलेट विच इज अगेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट्स इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो स्टूडेंट्स रेन ड्रॉपलेट की डायरेक्शन ऑफ मोशन है डाउनवर्ड, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेन ड्रॉपलेट की मोशन के अगेंस्ट होगी। इट मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एंटी पैरेलल हैं और एंटी पैरेलल के केस में थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री के। तो स्टूडेंट्स अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। मास ऑफ ड्रॉपलेट सेम है 3.35 इंटू 10 रेज टू पावर -5 किलोग्राम। जी की वैल्यू भी सेम रहेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट की वैल्यू भी सेम रहेगी 100 मीटर्स। कोस भी एज इट इज रहेगा, लेकिन थीटा की जगह हम 180 डिग्री पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम फर्स्ट 3 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0328। अगर हम यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स तो यूनिट आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। तो स्टूडेंट्स जब हम कोस 180 डिग्री की वैल्यू को पुट करेंगे तो वर्क डन बाय द
फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी -0.0328 और स्टूडेंट्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे जूल। तो स्टूडेंट्स ये है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन की फाइनल वैल्यू विच इज इक्वल टू -0.0328 जूल। स्टूडेंट्स अगर आप एक लम्हे के लिए दोनों पार्ट्स के आंसर्स को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन और वर्क डन बाय द ग्रेविटी दोनों का आंसर सेम आया है, लेकिन वर्क डन बाय द फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन वर्क डन बाय द ग्रेविटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने वर्क डन बाय द ग्रेविटी और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। एंड स्टूडेंट्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 4.2। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.3 विच स्टेट्स दैट 10 bricks each 6 centimeter thick and mass 1.5 kilogram lie flat on a table. How much work is required to stack them one on the top of another? Means that students there are total 10 bricks. हमने इन 10 bricks को vertical direction में एक दूसरे के ऊपर अरेंज करना है, तो हमें टोटल कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स आर 10। देन हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ ईच ब्रिक, जिसे हम h से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगर हम 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आएगा 0.06 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे द मास ऑफ ईच ब्रिक इज इक्वल टू m और इसकी वैल्यू है 1.5 किलोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स गिवन डाटा लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड की। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल? इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय प्लेसिंग ईच ब्रिक वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर ब्रिक। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे work done by stacking bricks one on the top of another, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज अननोन। नाउ स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूला की। तो स्टूडेंट्स इस केस में वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वैसे तो स्टूडेंट्स वर्क का फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय D, लेकिन स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी हम वर्क डन करें अलोंग y एक्सिस मींस इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो स्टूडेंट्स वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? फोर्स की जगह हम लिखेंगे mg और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिखेंगे h, मींस दैट वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये चीज समझने के लिए कि हमें टोटल कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ब्रिक को टेबल के ऊपर पहले से रखा हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स इस ब्रिक की हाइट कितनी है?
एच के इक्वल, जिसको हम थिकनेस भी कह सकते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट ब्रिक। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम सेकेंड ब्रिक को फर्स्ट ब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे तो टोटल वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? इट इज इक्वल टू 1h। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम थर्ड ब्रिक को सेकेंड ब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे तो अब की बार हमें वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू 2h। नाउ स्टूडेंट्स, सिमिलरली जब हम फोर्थ ब्रिक को थर्ड ब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल कितनी हाइट कवर करना पड़ेगी? स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू 3h। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम ब्रिक्स को प्लेस करते जाएंगे हाइट की वैल्यू भी उसी तरह से इंक्रीज करती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जब हम फिफ्थ ब्रिक को फोर्थ ब्रिक के ऊपर रखेंगे तो टोटल कितनी हाइट कवर करना पड़ेगी? 4h के इक्वल। देन हमें नेक्स्ट ब्रिक के लिए 5h की हाइट कवर करना पड़ेगी। नेक्स्ट ब्रिक के लिए हमें 6h की हाइट कवर करना पड़ेगी। नेक्स्ट ब्रिक के लिए हमें 7h की हाइट कवर करना पड़ेगी। नेक्स्ट ब्रिक के लिए हमें 8h की हाइट मेजर करना पड़ेगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रिक के लिए हम 8h का डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में कवर करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम लास्ट ब्रिक को नाइन्थ ब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे तो लास्ट पर हमें टोटल कितनी हाइट कवर करना पड़ेगी? फ्रॉम द फ्लैट टेबल स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू 9h। तो स्टूडेंट्स, एक तो तरीका यह है कि हम बारी बारी इंडिविजुअल वर्क डन की वैल्यूज को कैलकुलेट करें, देन टोटल वर्क डन के लिए हम इंडिविजुअल वैल्यूज को ऐड करें। स्टूडेंट्स, ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है अब कि टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम पहले इंडिविजुअल वर्क डन की वैल्यूज ही निकालेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्क डन किसके इक्वल होगा? mgh के इक्वल, क्योंकि हाइट किसके इक्वल होगी? h के इक्वल। सेकेंड वर्क डन के लिए टोटल कितनी हाइट कवर की है? 2h। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड वर्क डन किसके इक्वल आएगा? mg 2h के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड वर्क डन किसके इक्वल आएगा? mg 3h के इक्वल, प्लस नेक्स्ट वर्क डन आएगा mg 4h के इक्वल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्क डन आएगा mg 5h के इक्वल। नेक्स्ट वर्क डन आएगा mg इंटू 6h के इक्वल। सिमिलरली स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्क डन आएगा mg इंटू 7h के इक्वल। देन हम लिखेंगे mg इंटू 8h। और स्टूडेंट्स, लास्ट वर्क डन किसके इक्वल आएगा? mg इंटू 9h के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो आप देख सकते हैं देयर आर टोटल 10 ब्रिक्स, लेकिन फर्स्ट ब्रिक के लिए हमने कितनी हाइट कवर की? 0h। अब बाकी जितनी भी ब्रिक्स हम रखेंगे पहले वाली ब्रिक के ऊपर तो हम उसके कोरेस्पॉन्डिंग हाइट कवर करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन्हीं फॉर्मूलाज के अंदर, इन्हीं इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट की वैल्यूज को स्टार्टिंग पे लिखें तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूलाज कैसे चेंज होंगे आप देख सकते हैं। टोटल वर्क डन किसके इक्वल आएगा? टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू mgh प्लस 2 टाइम्स mgh प्लस 3 टाइम्स mgh प्लस 4 टाइम्स mgh प्लस 5 टाइम्स mgh प्लस 6 टाइम्स mgh प्लस 7 टाइम्स mgh प्लस 8 टाइम्स mgh एंड लास्ट पर हम लिखेंगे 9 टाइम्स mgh। तो स्टूडेंट्स, आप क्लियरली देख सकते हैं
कि इन तमाम वैल्यूज में से mgh कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। तो स्टूडेंट्स जब हम इन डिजिट्स को ऐड करेंगे तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 45 टाइम्स mgh। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने बारी बारी इन वैल्यूज के अंदर मैस की वैल्यू, g की वैल्यू और h की वैल्यू पुट नहीं की है, हमने एक सिंगल एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया है। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर mgh की वैल्यूज को पुट करेंगे ताकि हम टोटल वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स 45 एज इट इज आएगा। मैस ऑफ ब्रिक किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू 1.5 किलोग्राम। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होती है और हाइट की वैल्यू किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 0.06 मीटर्स। डियर स्टूडेंट्स जब हम इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स टोटल वर्क डन की फाइनल वैल्यू किसके इक्वल आएगी, हम लिखेंगे 39.69 और अगर हम यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स तो हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपको मालूम है किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम 39.69 को राउंड ऑफ करके लिखें तो हम वर्क डन का फाइनल आंसर लिखेंगे 40 जूल। तो स्टूडेंट्स ये है फाइनल वर्क डन की वैल्यू। इट मीन्स दैट कि अगर हम 10 ब्रिक्स को जिनकी थिकनेस और हाइट 0.06 मीटर्स के इक्वल है और उनका मास 1.5 किलोग्राम के इक्वल है, तो अगर हम उनको वर्टिकल डायरेक्शन में स्टैक की फॉर्म में अरेंज करें तो टोटल 40 जूल का वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 4.3। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.4 which states that a car of mass 800 kilogram traveling at 54 km per hour is brought to rest in 60 meters. Find the average retarding force on the car. What has happened to original kinetic energy? तो स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ इस न्यूमेरिकल के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम कार के ऊपर लगने वाली एवरेज रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और सेकंड पार्ट में हम बताएंगे कि कार की ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है। मींस कि कार की ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है या उसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। जैसे कि आपने स्टेटमेंट को रीड किया तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में सबसे पहले कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, मास ऑफ द कार विच इज इक्वल टू 800 किलोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स जैसे कि स्टेटमेंट में ही मेंशन्ड है द कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स कार की इनिशियल स्पीड किसके इक्वल है, हम लिखेंगे इनिशियल स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू vi और इसकी वैल्यू है 54 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि स्पीड और वेलोसिटी का ऐसे यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 54 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे। वाई स्टूडेंट्स, बिकॉज देयर आर 1000 मीटर्स इन 1 किलोमीटर एंड देयर आर 3600 सेकेंड्स इन 1 आवर। तो स्टूडेंट्स जब हम 54 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद 3600 से डिवाइड करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट में मेंशन्ड है द कार इज ब्रॉट टू रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब है कि कार की फाइनल स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड के इक्वल।
जिसे हम VF से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, डिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है, तो डिस्टेंस को हम D से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज इक्वल टू 60 मीटर्स। डियर स्टूडेंट्स, डाटा को कंप्लीट करने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड की। तो इस न्यूमेरिकल में हमने सबसे पहले कार के ऊपर लगने वाली एवरेज रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स acting on the car, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज अननोन। और स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हम बताएंगे व्हाट हैज हैपेंड टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी of the car. Now students, अब हम देखते हैं कि रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे बाय यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वी कैन राइट दैट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्क डन उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम वर्क डन की वैल्यू को लिखें तो वर्क डन किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, वर्क डन इक्वल होता है फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल। तो यहां हम लिखेंगे F मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस D इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 mvf², और स्टूडेंट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 mvi²। नाउ स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, और इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स, रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फोर्स की वैल्यू एज इट इज रहेगी, द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 60 मीटर्स। स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड से हम 1/2 m को कॉमन ले सकते हैं, तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या आएंगी, VF² माइनस VI²। नाउ स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं F मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर्स इज इक्वल टू 1/2। अगर हम कार के मास की वैल्यू पुट करें तो स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू 800 किलोग्राम। द फाइनल स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, होल का स्क्वायर आएगा, एंड स्टूडेंट्स the initial speed of the car is equal to 15 मीटर पर सेकेंड। यहां भी हम होल का स्क्वायर लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, F मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर्स एज इट इज आएगा। जब हम 800 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे 400 किलोग्राम। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, इसको हम इग्नोर करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स 15 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा,
225 के इक्वल और यूनिट आएगा स्टूडेंट्स मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स जब हम 400 को -225 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाने से हमारा आंसर आएगा -90,000 और अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट्स आएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम 60 को इक्वल की राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 60 डिनोमिनेटर में आएगा और उसके साथ उसका यूनिट आएगा मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स 1 मीटर मीटर से कैंसिल होगा। जब हम 90,000 को 60 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा -1500 और अगर यूनिट की बात करें तो रिमेनिंग यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल, विच इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करने के बाद अब हम इसी न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। फॉर पार्ट बी, जिसमें हमने कार की काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन करनी है, तो स्टूडेंट्स हम बताएंगे जैसा कि कार एवरेज रिटार्डिंग फोर्स की वजह से रेस्ट की हालत में आ जाएगी तो कार की वेलोसिटी या स्पीड जीरो होने की वजह से उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होगी या जीरो क्यों हो जाएगी, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स नोट द ओरिजिनल kinetic energy of the car has been used in doing work against the friction between rod and tire। तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट बी का आंसर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की मदद से एवरेज रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया और देन सेकंड पार्ट में हमने बताया कि किस तरह से रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से कार की ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 4.4। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन चारों न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।